जी नोट्स अपने सामने ले रखे जी, एक बंदा मेरे साथ लाइन पे आ जाए। कौन बात करेगा? यहां लिखे मी, जो पहले। मेरी गुड जी, हमारे मुगल साहब देर हो गई, बादशाह सलामत, आपने मी देर से टाइप किया है। हसान अहमद ने टाइप कर भी दिया, बात कराएंगे हसान अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। उसके बाद हसान, उसके बाद उस्मान असलम मुगल साहब से बात करेंगे। और जी वालेकुम अस्सलाम। हसान कैसे हो बेटा, ठीक हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? या फाइन, थैंक यू। फसल पाक गई है मूंगफलियों की कि नहीं हुए? जी सर, आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो गई है अब सर। तो वो जो कल मैंने तस्वीर भेजी थी वो तो पकी हुई थी फसलें लोगों के तला। सर एक्चुअली ऐसा होता है कि ये फसल की टाइमिंग्स होती हैं। जो फसल महीना पहले उगाई जाती है वो अब पक चुकी है, और जो महीने बाद आएगी वो अब पकना शुरू हो गई है। ये एक टर्म होती है सर पंजाबी में, अगेती और पिछेती। तो वो जो मूंगफली आना शुरू हो गई है वो अगेती है। अच्छा, तो अब जो जहाँ आएगी बारिशें कम हुई हैं। अब जो आएगी वो पछेती है। जी सर, नहीं अभी नहीं, तकरीबन सर 15 दिन के बाद जो आना शुरू होगी वो पिछेती होगी। अब भी आएगी वो पछेती होगी जी। यानी दाऊद अहमद साहब गौर कीजिएगा बात पे कि जो इंग्लिश एसए का पेपर होता है ना सुबह 9 से 12, और जो फिर उसका पेपर होता है शाम दोपहर को 2 से 5, तो वो जो इंग्लिश एसए का पेपर है वो अगेती है, और इंग्लिश प्रेजेंट कंप्रीहेंशन का जो पेपर है वो पछेती है। यही फार्मूला बनाना चाहिए। जी सर, ऐसा ही है। ठीक है जी। तो अब से आपने इंग्लिश प्रेजेंट कंप्रीहेंशन के पेपर को कहना है पछेती, और जो इंग्लिश एसए का पेपर है वो है अगेती। जी सर। अगले दिन फिर सुबह जो है करंट अफेयर्स का पेपर है अगेती। ठीक है। और जो साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है वो है पछेती। वेरी गुड जी, हमारे आपने जनरल नॉलेज में इजाफा किया हमारे, थैंक यू वेरी मच। तो इकरा जैनब जावेद बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेड 33 है। 33 ग्रेड कौन सा होता है भाई? 22 तो तक मैंने सुना था। ये मेरी ईयर है। अच्छा ईयर है, अच्छा सॉरी 16 सेशन के। हाँ मैं कम फैबो फरासत वाला। सर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस है ना वो ली हुई हैं ऑनलाइन, इसलिए उनको स्पेशल कहा जाता था कि अपना नाम रोल नंबर के साथ लिखो। ऑनलाइन ली हुई है क्लासेस? जी, ये वो सेशन लग रहा है मुझे सर। अच्छा। मोहम्मद अहमद कहते हैं नो सर, पेपर्स अगेती और रिजल्ट पछेती। वाह जी वाह मोहम्मद अहमद, वेरी वेल सेड। वो कहते हैं कि पेपर्स अगेती और रिजल्ट पछेती। तो जिस तरह वो कहते हैं ना कि इसका तो मतलब फिर ये बन गया कि शादी अगेती और बिस्ती पछेती। सर आप फरुखजेब को तो कुछ ना कहें ना आप। क्या? आप फरुखजेब को तो कुछ ना कहें आप। नहीं, जेब का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया। ये देख ले फर्क, जेब अब खाम खाई कर रहा है, मेरे वहमो गुबार में भी नहीं था। अच्छा जी, ये बेस्ट है सर, यानी शादी अगेती और बिस्ती पछेती। ठीक है जी। अच्छा, जी और सर। भी बड़ी बड़ी चीजें जी, शादी अगेती और बच्चे पछेती। ठीक है जी। और भी बड़ी चीजें हैं, पैदाइश अगेती और मौत पछेती। जी सर। ठीक है जी। लो जनाब, तो ये और कॉम्बिनेशन हम बनाते रहेंगे जी, यही हमारा काम है। सर घर में छोटा होना अगेती और जलील होना पिछेती। ये नहीं समझ आई बात, पहले वाली क्या है? घर में छोटा होना अगेती और जलील होना पिछेती। यार क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़कता है? अच्छा चलो जी ठीक है। तो क्या बात बन रही है यार, आप में से किसी ने चक्कर नहीं लगाया लाहौर एकेडमी? सर मैं इंशाल्लाह अक्टूबर के पहले वीक में आ रहा हूँ इंशाल्लाह। चलो बस पहले एक दिन बेटे पहले बता देना ताकि मैं उस दिन फिर ना आऊं। ठीक है सर। पहले से पता हो ना, राइट लेफ्ट हो जाऊंगा। अच्छा जी, तो कोई नहीं आया जी लाहौर यहाँ पे एकेडमी में। तो बात क्या हो रही है जनाब? थीसिस की बात हो रही है, और जरा मेरा बेटा इसे एहसान निकालिए, जरा नोट सामने करना। जी सर, निकाले में सर। अच्छा, इसमें ढूंढे जी, थीसिस वाला पेज का है, हॉरिजॉन्टल पेज है, टाइप्स ऑफ थीसिस ऊपर लिखा होगा मेरा ख्याल अच्छा है। सर, मैं समझा आपने कहा है कि अपने नोट्स निकालें, मैं निकाल रहा हूँ सर, इंग्लिश ऐसे। ओके, जो आपको सेंड किए हुए ना एकेडमी ने, वो वाले जी जी कह रहा सर हूँ। निकालिए। लेक्चर 1 लेक्चर 2 सर? मेरा ख्याल लेक्चर 2 में देखिए, ओके। पेज 3 देखें इसका, या 4? पेज 3 ऐसे।
सर लेक्चर 1 में होंगे शायद, क्योंकि पेज 2 पे तो वहाँ पे तो कुछ और ही है। चले देख लें जल्दी, टाइप्स ऑफ थीसिस यार। जी जी सर, मैं बताएं पेज नंबर बताएं, को मिल जाता तो। कोई किसी को पेज नंबर पता है तो काइंडली अगर बता दें, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, नोट्स में सर्च करना अगेती और पेज नंबर बताना पछेती। इंट्रोडक्शन जी सर आ गया है, ये पेज नंबर 7 है सर। लेकिन ये सब कुछ करो छेती छेती। जी सर आप ये कह रहे हैं जिसके अंदर थीसिस क्लेम 1 क्लेम 2 ये वाला? अरे नहीं भाई, टाइप्स ऑफ थीसिस है, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव और तीसरा एनालिटिकल। सलाम, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, मिसबाहुल एन कह रहे हैं जी। काइंडली किसी स्टूडेंट को कहें कि ग्रुप में यार को बच्चा बता दे हैं, पहला लेक्चर है इनका, मिसबाहुल एन जी, पहला लेक्चर है जी उनका। मुझे समझ नहीं आई बात ये बिल्कुल तो, लेकिन बहरहाल वो कह रही हैं जी कि ग्रुप में ना ये दोबारा शेयर कर दें नोट्स वगैरह सारे। तो महानूर साजिद कह रही है सर नोट्स में तो नहीं है। वाजिबा, दोनों नोट्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। इकरा जैनब कहती हैं पेज 12 ऑफ लेक्चर 2। पेज 12 ऑफ लेक्चर 2, पेज लेक्चर 2 की तो 8 पेज हैं सर। पता नहीं जी कौन कह रहा है, ये इकरा जैनब कह रही हैं कि पेज 12 ऑफ लेक्चर 2। इकरा क्लेरिफाई कीजिए, आर्गुमेंटेटिव ऐसे वो कह रही हैं शायद। मैं कह रहा हूं टाइप्स ऑफ थीसिस है सर, नहीं है लेक्चर 1 और 2 में। लेक्चर 3 देख लें, इकरा जैनब कह रही है, इकरा जैनब जावेद कहती है पेज 7 है जी। यस सर टाइप्स नहीं है, मानूर कह रही हैं। यार क्या खुदा की कसम, पेज तो पूरे मिलने चाहिए, मैं क्या करूं। लेक्चर 3 है ही नहीं, अहमद शाह कह रहे हैं। सर गोली मार दे, मेरा ख्याल है कि उसी में फिर है। सर मिसिंग है, पेज मिसिंग है शायद। अच्छा चले जी, टाइप्स ऑफ थीसिस पे मैं बात कर रहा हूं। पहले लिखिए व्हाट इज थीसिस, जल्दी हरी आप, व्हाट इज थीसिस। Thesis is the main focus, oblique. It is the central idea, oblique. It is the point which the writer wants to prove in the essay. It is the point which the writer wants to prove in the essay. Yeah, it is the point which has been given by the examiner to be proved. Yeah, okay, it is the point around which whole of the document revolves. ठीक है जी, ये है थीसिस पॉइंट, यानी जो आपने साबित करना है। अच्छा अब देखेंगे टाइप्स ऑफ थीसिस है 3, एक्सपोजिटरी थीसिस, आर्गुमेंटेटिव थीसिस और एनालिटिकल थीसिस। तो सबसे पहले लिखिए एक्सपोजिटरी थीसिस क्या है। It is that type of thesis. It is that type of thesis in which something has been told to the writer. It is that type of thesis in which something has been told to the writer. Told को underline करें, in which something has been told to the writer, told को underline कर लीजिए। दूसरी लाइन लिखिए इसमें बुलेट डाल के, the thing which has been told to the writer is already known to the examiner. The thing which has been told to the writer is already known to the examiner.
अगला बुलेट लिखिए, द राइटर इज बाउंड, द राइटर इज बाउंड टू नरेट oblique expose oblique prove the given topic only। तो गिवन टॉपिक ओनली 3 लफ्ज अंडरलाइन कर दें। अगला बुलेट लिखिए, करोड़ यूरोस का, कितने का हसान? सर करोड़ यूरोस का। हाँ जी, लिखें, द राइटर इज नॉट अलाउड, इजाजत नहीं है, द राइटर इज नॉट अलाउड टू टेक हिज ओन स्टैंस, the writer is not allowed to take his own stance contradicting with the topic, the writer is not allowed to take his own stance contradicting with the topic। राइटर को ये इजाजत नहीं है, नॉट अलाउड, अंडरलाइन करें नॉट अलाउड को, राइटर को ये इजाजत नहीं है कि वो अपना स्टैंस ले ले इस सिलसिले में, बस जो उसको बताया गया है वो साबित करे। तो आज के बाद जो भी टॉपिक सामने आएगा इससे का, हम देखेंगे कि इसमें कुछ बताया गया है या पूछा गया है। अगर कुछ बताया गया है तो इसका मतलब है कि हम अब अपनी मर्जी नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल लिखिए, टॉपिक्स की एग्जाम्पल लिखिए, गुड गवर्नेंस हैज बिकम an unrealized dream in Pakistan। Good governance has become an unrealized dream in Pakistan। ये टॉपिक है जी। अच्छा जी, आप देखें, ये उसने हसान हमें बताया है कि पूछा है? सर बताया है। बताया है, टोल्ड। अच्छा, जो चीज बताई गई वो क्या है? ऑलरेडी नोन टू द एग्जामिनर है। मतलब है कि अब हम इससे डिनाई नहीं कर सकते, हम इससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। वो करोड़ यूरोस वाला जुमला याद करें जो मैंने लिखवाया है कि द राइटर इज नॉट अलाउड, इजाजत नहीं है किस चीज की? टू टेक हिज ओन स्टैंड कॉन्ट्राडिक्टिंग विद द टॉपिक। बात समझ आ गई सर? जी सर, बिल्कुल। एक और टॉपिक की मिसाल लिखिए, reason does not apply to anything in this country। reason does not apply to anything in this country। वो कहता है यहाँ पे मेरिट प्रिवेल ही नहीं करता, वजह कोई नहीं है प्रिवेल करती कि किसी काम के लिए। मैट्रिक पास बंदा पीआईए का चेयरमैन लगा देंगे, अपना कोई यार जिगर अनपढ़ आदमी स्टील मिल का चेयरमैन लगा देंगे, एक आदमी ने आपकी शान में 2 कॉलम लिख दिया, आप उसको पाकिस्तान टेलीविजन का चेयरमैन लगा देंगे। रीजन डज नॉट अप्लाई टू एनीथिंग इन दिस कंट्री, क्योंकि ये उसने बताया है, पूछा नहीं है, इसलिए यू आर नॉट अलाउड टू कॉन्ट्राडिक्ट विद द टॉपिक। ऑल व्हाट यू हैव टू डू जस्ट टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट। आसान समझ आ गई बात? जी सर। तो जब भी कोई टॉपिक सामने आए तो आपने ये गौर करना है कि इस टॉपिक में उसने हमें कुछ बताया है कि पूछा है। अगर तो बताया है तो बस उस चीज को एक्सपोज कर दे, साबित कर दे, प्रूफ कर दे, नरेट कर दे। और अगर कुछ पूछा है तो फिर अगला स्टेप आ जाता है जो कि है आर्गुमेंटेटिव थीसिस। जी सर। आर्गुमेंटेटिव थीसिस लिखें जी, क्या होता है? इट इज दैट टाइप ऑफ थीसिस, it is that type of thesis in which something has been asked, from the writer, or some options have been given. It is that type of thesis in which
something has been asked or some options have been given to the writer. जी सर. दूसरा बुलेट लिखिए, the writer is bound to take one particular stance. अंडरलाइन करते हैं जी, one particular stance. The writer is bound to take one particular stance and then, और फिर क्या करना है, पहला बुलेट लिखें, and then to make a claim, claim के गिर डब्बा डालें, then to make a claim to justify his stance, then to make a claim to justify his stance. Then दूसरे बुलेट में आए, to give an evidence to prove his claim, and then to give an evidence to prove his claim. Evidence के गिर डब्बा डाले, and then अगला बुलेट लिखें, and then to give an opposing view के लिए डब्बा डालें, and then to give an opposing view regarding claim in order to show the other school of thought, and then to make an opposing view regarding claim in order to show the other school of thought. और एक और बुलेट लिखिए, and then to refute, 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 इसका मतलब होता है अपने दलाइल की वजह से दूसरे की बात को गलत साबित करना. and then to refute the opposing view, refute के गिर डब्बा डालें. जी हसान, समझ आ गई बात आपको? जी सर. देखें, जैसे कि एक टॉपिक है, वो कहता है कि डज फॉरेन एड help to achieve economic stability? Does foreign aid help to achieve economic stability? क्या फॉरेन एड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करने में मदद देती है? यानी फॉरेन एड लेनी चाहिए या फॉरेन एड नहीं लेनी चाहिए, ये उसने आपसे कुछ पूछा है. तो अभी अभी जो डेफिनेशन लिखी है उसकी तफसील में जाइए. सबसे पहला पढ़े क्या लिखा हुआ है. इट इज दैट टाइप ऑफ थीसिस इन विच समथिंग हैज बीन आस्क्ड, डब्बा डालने आस्क के गिर्द, आस्क्ड फ्रॉम द राइटर. ठीक है जी. और सम ऑप्शंस हैव बीन गिवन. तो अगला बुलेट देखिए, करोड़ों डॉलर का बुलेट है. वो कहता है द राइटर इज बाउंड टू टेक वन पर्टिकुलर स्टैंस. दो ने भाई, वन पर्टिकुलर स्टैंस. और फिर क्या करना है? हाँ जी, उस्मान मुगल कह रहे हैं क्या यहां हम अपना स्टैंस दे सकते हैं? जी, लिखा हुआ है आपके पास कि सम ऑप्शंस हैव बीन गिवन टू द राइटर, समथिंग हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द राइटर, एंड देन टू मेक अ क्लेम. अच्छा देखें, फर्ज करें कि ये जो है डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसमें मैंने आसान सबसे पहला काम क्या करना है? जी सर. सबसे पहला काम ये करना है, एक ऑप्शन लेनी है, यस या नो. फर्ज करें मेरी ऑप्शन है नो. ये मेरा स्टैंस है कि फॉरेन एड नहीं लेनी चाहिए. जो फॉरेन एड लेता है वो बड़ा बुरी तरह फंस जाता है. ये मेरा स्टैंस है जी कि नो. ठीक है. तो पहला स्टेप ये कहता है कि मैंने क्लेम करना है,
एंड देन टू मेक अ क्लेम, किस लिए, पढ़े जरा आसान, किस लिए क्लेम करना है, इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द स्टैंड। बिल्कुल, यानी मैं क्यों कह रहा हूं नो, तो मैंने किया यहां पे क्लेम 1। क्लेम 1 क्या है, स्टैंड क्या है कि नहीं लेनी चाहिए फॉरेन एड, और क्लेम 1 क्या है कि भाई मैं कहता हूं कि जो फॉरेन एड लेता है वो अंडर इन्फ्लुएंस आ जाता है डोनर के। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ डोनर। तो मैं कहता हूं कि फॉरेन एड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो फॉरेन एड लेता है वो डोनर के अंडर इन्फ्लुएंस आ जाता है, ये कहता हूं भाई मैं। अच्छा, तो क्लेम किस लिए किया है हसन? सर ताकि हम उसको जस्टिफाई कर सकें, किसको? अपने क्लेम को। क्लेम को। तो देखिए, क्लेम को नहीं भाई, स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए क्लेम किया है। ओके, ठीक है, स्टैंड को। हाँ जी। तो देखो मेरा बेटा के क्लेम में से एरो निकल के गया स्टैंस में, सॉरी, हाँ जी, अपने स्टैंस में चला गया। क्लेम में से एरो निकल के कहा जा रहा है? स्टैंस में। क्योंकि क्लेम किस लिए किया है? इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द स्टैंस, यानी जस्टिफाई करने का मतलब यहां पे यह है कि जनाब मैं इसलिए कह रहा हूं नो, कि जो भी फॉरेन एड लेता है वो डोनर के अंडर इन्फ्लुएंस आ जाता है। ओके हो गया? ओके। अब मैंने क्या करना है, अगला स्टेप पढ़ें। उसके बाद मैंने एविडेंस देना है। एविडेंस फॉर व्हाट? अपने क्लेम का एविडेंस, टू प्रूव, टू प्रूव द क्लेम। तो देखिए मैं कह रहा हूं क्लेम क्या है कि जनाब जो फॉरेन एड लेता है डोनर के अंडर इन्फ्लुएंस आ जाता है, जैसे कि पाकिस्तान और आईएमएफ। हाँ जी, समझ आई बात? जी सर। तो देखिए एविडेंस में से एरो निकल के कहां जाएगा बताएं? सर ऊपर जाएगा क्लेम की तरफ। क्लेम की तरफ आ गया जी, लो जी बाजी, ठीक है। जी अच्छा, सर। क्या करना है, अगला स्टेप पढ़ें। उसके बाद हमने करना है सर टू गिव एन अपोजिंग व्यू रिगार्डिंग क्लेम। हाँ जी, किस लिए भला? टू शो द अदर स्कूल ऑफ थॉट। बिल्कुल ठीक, तभी तो आर्गुमेंट बनेगा ना, जब आर्गू होगा। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे आर्गू जो करना है ना, जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो भी खुद ही दिखाना है हमने, क्योंकि दूसरा बंदा तो नहीं आके आके पेपर में लिखना शुरू कर देगा कुछ। तो आपने खुद ही शो करना है कि कुछ और स्कूल ऑफ थॉट दूसरा है। तो ये मैं आ गया अपोजिंग व्यू 1। अपोजिंग व्यू 1। तो अपोजिंग व्यू वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं ठीक है, आप डोनर के अपोजिंग व्यू रिगार्डिंग व्हाट है, जरा पढ़े, रिगार्डिंग क्लेम है। ओके, तो क्लेम क्या है कि जो फॉरेन एड लेता है डोनर के अंडर इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो इसका अपोजिंग व्यू है। तो वो कहता है ठीक है, अंडर इन्फ्लुएंस आ जाता है डोनर के, बट एट द टाइम ऑफ नीड यू गेट फाइनेंस। एट द टाइम ऑफ नीड यू गेट फाइनेंस। हाँ जी, ये बात समझ आई आपको? बिल्कुल सर। अब देखें कि ओपोजिंग व्यू में से एरो निकल के कहां जाएगा, कहां जाना चाहिए सर? ऊपर। ऊपर किधर, छत पे? नहीं सर, क्लेम की तरफ जाना चाहिए। क्लेम का होना बेटा ऊपर, ऊपर तो सब नहीं चले जाना। एरो ना जाए शायद, क्या पता सर। एरो हो सकता है ऊपर ना जाए। हाँ जी, तो अपोजिंग व्यू लिखना अगेती, और इसमें से एरो निकाल के क्लेम 1 में ले जाना पछेती। जी सर। बादशाह सलामत क्या कहते हैं? कहते हैं कैन देयर बी मोर देन वन क्लेम इन ऐसे, और वी जस्ट हैव टू मेक वन क्लेम। सर वाह जी वाह, कितना लाडला है तू कि वन क्लेम करके पूरा ऐसे लिखाएगा 100 नंबर का। मुगल सर। हाँ, मुगल साहब आपका दौर खत्म हो गया हुआ है।
वो 1526 से 1857 तक खत्म हो गया था बादशाह सलामत। दैट वाज द टाइम व्हेन द मुगल्स वर इन द शुगल्स, दैट शुगल टाइम इज ओवर। भाईजान कम से कम 5 क्लेम करने हैं। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, तो अब क्या करना है जी? सर अब हमने रेफ्यूट करना है। किसको? किसको रेफ्यूट करना है? सर अपने क्लेम को। अपोजिंग व्यू को। सॉरी सर, अपोजिंग व्यू। हो गया? टू रिफ्यूट द अपोजिंग व्यू। हाँ जी, रेफ्यूट 1। रेफ्यूट 1। तो देखें अब रेफ्यूट किसको करना है? अपोजिंग व्यू को। तो अपोजिंग व्यू क्या है? कहते हैं एट द टाइम ऑफ नीड आपको पैसा भी तो मिल जाता है, मतलब बिल्कुल। अगर आप अंडर इन्फ्लुएंस आ गए हैं तो ओके। स्पोक माय खटक कहती हैं जी समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं अभी सारा मेरे बेटे रिपीट करता हूं तो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा, पूरा सेट बन जाए जरा। अपोजिंग व्यू है, कहते हैं कि जनाब एट द टाइम ऑफ नीड पैसा तो मिल जाता है, भले अंडर इन्फ्लुएंस आ गए तो कोई बात नहीं, पैसा तो मिल गया। तो रिफ्यूट करना है इस पॉइंट को। कैसे करना है कि एट द टाइम ऑफ नीड पैसा तो मिल जाता है, लेकिन व्हाई टू बेग फॉर दैट मनी, व्हाई नॉट टू जनरेट दैट मनी थ्रू योर इंडिजिनस रिसोर्सेज। अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज से पैसा कमाएं, हासिल करें। मांगते क्यों हैं भाई? ठीक है, अच्छा जी। स्पोक माय खटक मेरी बेटी, शुरू से बात सुनो। पहली बात तो ये है कि आपसे जब कोई चीज टॉपिक में पूछी जाए तो इसका मतलब है वो आर्गुमेंटेटिव थीसिस है। वेन एवर समथिंग हैज बीन आस्क्ड तो इसका मतलब है कि वो आर्गुमेंटेटिव थीसिस है। डन हो गई जी बात। दूसरी बात, हमने इसमें से वन पर्टिकुलर ऑप्शन लेनी है। ये नहीं कि ये करेंगे जनाब थोड़ा ये भी कर लें तो फिर वो भी कर लें, ऑल दो और बट और फलाना, नहीं। एक ऑप्शन, वन पर्टिकुलर ऑप्शन वो ले ली, फिर क्या करना है? देन टू मेक अ क्लेम। क्लेम किस लिए है? इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द स्टैंस, कि जी मैं इसलिए कह रहा हूं नो। फिर उस क्लेम को साबित करने के लिए एविडेंस देनी है, इन ऑर्डर टू प्रूव द क्लेम। अभी मैं वापस आऊंगा स्पोक में खटक, बड़ा ध्यान रखो सारी बात पे बेटा। इन ऑर्डर टू प्रूव द क्लेम हमने एविडेंस देनी है। फिर हमने बताना है कि इस क्लेम के बारे में एक अपोजिंग व्यू भी है, कुछ और लोग भी हैं जो इसके बारे में नेगेटिव व्यू रखते हैं, हमारी बात से उलट व्यू रखते हैं। वो कौन लोग हैं, उनका व्यू बता देना है, और फिर उस व्यू को हमने निगेट कर देना है, रेफ्यूट कर देना है कि नहीं जी ये लोग गलत कहते हैं। अब इन सिंपल वर्ड्स में, एक सेकेंड, वो क्या कह रही, वी कैन मेक वन क्लेम एट ए टाइम इन इंट्रो। इंट्रो की तो बात ही कोई नहीं हो रही ना बेटा। इंट्रो में तो आपने टॉपिक का इंट्रो कराना है ना, टॉपिक का इंट्रो करा दिया, उसके बाद आपने टॉपिक में थीसिस सेंटेंस जो लिखा वो आपका स्टैंस है। ठीक है, इंट्रो में आपने सिर्फ स्टैंस लिया है और उसके बाद क्लेम 1 आया है। ठीक है स्पोक मैक, एक तो मुझे बता लेते आप अंग्रेज हैं कि आपका नाम कैसे प्रोनाउंसिएट करो? स्पोक मैक, ठीक है, स्टाइलिश नाम है बड़ा। गुड। तो मैंने इसे इसका मतलब भी आपसे पूछा था, शायद मैं भूल गया हूँ। उसका मतलब शायद आपने चांद नहीं बताया था मुझे, मैं भूल गया हूँ इसका मतलब। सर चांद, मेरे ख्याल में चांद ही बताया था। तेरा कोई तल्लक है इस बात से? सर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ना सर, आपका नुमाइंदा जो। मैंने हेल्प मांगी तेरे से, तू ऐसे खाम खा, तेरे जैसे लोग बीच में भाई शॉपर डबल करा लो। तेरा कोई तल्लक है? मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, तू खाम खा बीच में आ गया। हाँ जी। स्पॉक में मतलब नहीं बताया बेटे तूने, वो फिर आ जाएगा बीच में भाई। सर काफी भारी नाम है। काफी भारी नाम है, तुझे उठाना पड़ रहा है? नहीं मतलब मुंह भर जाता है सर। जाहिर है नाम से ही आप मुंह भरेगा, भूखियां तो तू देता नहीं है भाई हमें। अच्छा जी, चांद कह रही हैं जी, वेरी गुड जी, माशाल्लाह। 14वीं का या वो पहला चांद? हाँ, आपको कौन सा चाहिए बेटे? सर 14वीं का। तेरे मुकद्दर ना पहली वाले चांद वाले हैं।
सर मुझे तो लगता है अमावस की रात वाले हैं। ध्यान कर, खुद सर पे तू चांद बना के फिर रहा अपने। अच्छा जी, चले मेरी बात सुने जी। अच्छा जी, हसान के वो कह रहे हैं, अहमद शाह कह रहे हैं अब हसान साहब की नींद खुल गई होगी पूरी तरह। वेल सेड यार। अच्छा जी स्पोक, मैं बेटे ध्यान से बात सुनो, मैं पूरा एक सीक्वेंस लेके आ रहा हूं। अब मैं नए तरीके से बयान करता हूं। आर्गुमेंटेटिव थीसिस जो है ये एक केस है एक तरह से, जो आप जज के सामने लड़ रहे हैं, आप वकील हैं, लेकिन आपने इसमें सब कुछ खुद ही करना है। पहले आपने लेना है स्टैंस कि कैसे, कि देखिए जज साहब आज हमारे सामने जो सवाल है वो ये है कि क्या फॉरेन एड लेनी चाहिए या नहीं। हसान क्लियर हुई बात? जी सर। ये पहला स्टेप है, क्या फॉरेन एड लेनी चाहिए या नहीं। दूसरा स्टेप, जज साहब मैं कहता हूं कि फॉरेन एड नहीं लेनी चाहिए। ये क्या हो गया? स्टैंस। बिल्कुल। मैं कहता हूं जज साहब कि फॉरेन एड नहीं लेनी चाहिए, ये मेरा मौकफ है कि फॉरेन एड नहीं लेनी चाहिए। तो मैं इसलिए कहता हूं कि नहीं लेनी चाहिए कि जो फॉरेन एड लेता है वो डोनर के अंडर इन्फ्लुएंस आ जाता है। ये क्या है जी? क्लेम। बिल्कुल। तो फिर ऊपर से आते हैं स्टेप्स लेके सारे, कि जज साहब सवाल सामने ये है कि क्या फॉरेन एड लेनी चाहिए या नहीं। मेरा मौकफ ये है कि फॉरेन एड नहीं लेनी चाहिए, नो। और इसलिए कह रहा हूं कि नहीं लेनी चाहिए कि जो फॉरेन एड लेता है वो डोनर के अंडर इन्फ्लुएंस आ जाता है, क्लेम। फिर एविडेंस देनी है, जज साहब डोनर के अंडर इन्फ्लुएंस आ जाता है, जैसे कि पाकिस्तान आईएमएफ के अंडर इन्फ्लुएंस आया हुआ है। ये एविडेंस हो गया सर। अच्छा, अब कहना, लेकिन जज साहब एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि क्लेम के बारे में अपोजिंग व्यू, ये देखिए क्लेम में से, अपोजिंग व्यू में से एरो निकल के क्लेम में जा रहा है, कि जज साहब एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर अंडर इन्फ्लुएंस आ भी जाएंगे तो ऐसी कौन सी बात है, एट द टाइम ऑफ नीड पैसा भी तो मिल जाएगा हमें, वी विल गेट फाइनेंस्ड। तो इस अपोजिंग व्यू को रिफ्यूट करना है। तो कैसे करना है कि जज साहब ये जो लोग कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ नीड पैसा तो मिल जाता है, अंडर इन्फ्लुएंस आगे तो क्या हुआ, ये गलत कहते हैं। इसलिए कि जो भी मुल्क की जरूरत होती है वो एक दिन में इवॉल्व नहीं हो जाती, कुछ टाइम लगता है। पहले से पता होता है 5 साल 4 साल 10 साल पहले से कि पैसा चाहिए होगा, तो व्हाई नॉट टू जनरेट दैट मनी थ्रू योर इंडिजिनस रिसोर्सेज, थ्रू योर ओन रिसोर्सेज। ये बात समझ में आई जी अब आपको आसान? जी सर। ये पूरा एक सेट है, क्लेम, एविडेंस, क्लेम के बारे में अपोजिंग व्यू, और अपोजिंग व्यू को रेफ्यूट करना, गलत साबित करना अपनी दलील की मदद से। ये 4 पैराग्राफ्स बन गए। यानी आपने एक क्लेम सोचा तो पैराग्राफ कितने बन गए हसान? सर 4। 4। तो अगर 5 क्लेम हो तो पैराग्राफ कितने बन गए? 20। 20। तो कितने क्लेम थे? 5। पैराग्राफ्स कितने बन गए उस्ताद? 20। बहुत ज्यादती है, बहुत सहूलत है, बल्कि 20 पैराग्राफ, 100 वर्ड्स पर पैराग्राफ या 80-90 वर्ड्स पर पैराग्राफ लिखे, 2000 वर्ड्स वो पढ़े हैं भाई, 250 वर्ड के ऊपर इंट्रो है, 150 वर्ड्स का नीचे कंक्लूजन है, 2400 वर्ड्स का ताजा उम्दा और खस्ता ऐसे तैयार है, एग्जामिनर को पेश करे और अच्छे अच्छे नंबर ले। स्पोक में खटक मेरी बेटी अब क्या कहती है? कहती है कि सर मगर ये हम बैगिंग वाले ब्लॉक में डालेंगे। बेटा ये मुझे बेटा बात समझ नहीं आई। अहमद शाह क्या कहते हैं? कैन आवर स्टैंड्स बी लाइक वाले सर, स्टार्ट वाले ब्लॉक, बिगिनिंग। बिगिनिंग क्या है? अच्छा वेरी वेरी सॉरी यार, बिगिनिंग लिखा हुआ है। अच्छा वेरी सॉरी। मेरा दरअसल आज ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, मुझे दो चीजें नजर आ रही हैं। हसान अगर आप मेरे सामने होते हैं तो आप मुझे 4 नजर आते क्योंकि आप पहले ही 2 हैं। अच्छा क्लास ही भर जाती मेरी सी खाली। अच्छा स्पॉग में कहती है सर कैन यू टेक मी ऑन ऑडियो? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट मेरी बेटी। हसान बेटे से लेते हैं जी इजाजत, इस वादे के साथ जल्द जल्द इनकी मूंगफलियां पक जाएंगी और हम तक इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह बात कराएं जी, स्पॉग में खटक से बात कराएं। हसान थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जीते रहो, सलामत रहो बेटा। हेलो
हेलो गांव वालों, हे किधर हो गांव वालों? हे क्या ठाकुर को देख के सब छुप गए, किधर हो भाई? अहमद शाह कहते तब तक मेरा क्वेश्चन पढ़ लें। अच्छा भाईजान, can our stance be like foreign aid should only be taken if there are no strings attached to it, or should Hello? there be clear yes or no? Ahmed जी, हेलो स्पॉक माई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी आ गई भी, कैसी है बेटा? ठीक है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी तबीयत कैसी है? या आई एम फाइन थैंक यू। बस ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा हुआ है, जरूरत से ज्यादा हुआ है। क्या कि वो खानदानी लोगों का ब्लड भी खानदानी होता है, उसका प्रेशर भी खानदानी होता है। ऐसी बातें करके अपने आप को खुश करते रहना चाहिए। देखो ना, तबीयत खराब भी हो ना, खुश करते रहना चाहिए। ओके जी, मेरी बेटी क्या कह रही है जी? सर मैं कह रही हूँ कि इस बात की तो मुझे समझ आ गई है हमें थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाना है, मगर आपने हमें पहले लेक्चर में एक ब्लॉक समझाया था। विच ब्लॉक? सर वो इसमें था कि ब्राइट स्टार है, सिचुएशन है, जेनेसिस है, फिर हमने हिस्टोरिकल ओए ब्रेक बैकग्राउंड लिखना है। ओए ब्रेक थीसिस हौसला हौसला, मेरी बात सुन बेटे। ये तो मैं और बात कर रहा हूँ ना, ये तो मैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बात कर रहा हूँ ना बेटा। इसको तो हैंडल करने का तरीका ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ठीक है? ये मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं ना बेटे आपको। ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे अगर आ जाए ना, तो उसको कैसे हैंडल करना है, इसका तरीका उससे डिफरेंट है जो मैंने आपको बताया है। ये आर्गुमेंटेटिव थीसिस है ना, इसको हैंडल करने का यूनिवर्सली एक तरीका उन्होंने बनाया हुआ है ना अंग्रेजों। तो हम वो तरीका डिस्कस कर रहे हैं विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। ओके 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 सर, तो हम स्टार्ट ऐसे ही करेंगे कि मतलब क्लेम 1 से हम अपना ऐसे स्टार्ट करेंगे। हम इंट्रो से ऐसे स्टार्ट करेंगे, उसमें थीसिस लिखेंगे, थीसिस में स्टैंस लेंगे, उसके बाद क्लेम 1 आएगा बेटा सेकंड पैराग्राफ में। जी। सेकंड पैराग्राफ में आप लोग अगर नोट्स अपने सामने किसी तरह कर लेना तो आपको बड़ी सहूलत हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, नोट्स मेरा बेटा ढूंढो जरा, उतनी देर में एक क्वेश्चन पढ़ता हूं। उस्मान असलम मुगल कहते हैं स्टेप्स टू हैंडल इशू बेस्ड एसे इट वाज। इशू बेस्ड ऐसे नहीं बेटे, ये है आर्गुमेंटेटिव ऐसे वाला। इशू बेस्ड में आर्गुमेंटेटिव है वो है ये। नूरुल हुदा क्या कहती हैं, सर आप स्प्राइट और वाटर मिक्स करके एक गिलास ले, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। वेरी गुड बेटा, अभी लेता हूँ जरा लेक्चर हो जाए, इंशाल्लाह जरूर लेता हूँ इसको। अच्छा, शजिया नकवी क्या कहती हैं, कहाँ गई? सर टॉपिक के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डायरेक्ट एंटिटीज का नेम ले सकते हैं या इनडायरेक्टली लिखेंगे? बेटा अगर आप साथ मिसाल देना शजिया कि किसका जिक्र कर रही हैं तो फिर मुझे सहूलत हो जाएगी जरा। उस्मान मुगल साहब तस्वीरें भेज रहे हैं जी। अच्छा जी, पीडीएफ फाइल है लेक्चर 2। अच्छा जी, उस्ताद कह रहे हैं लेक्चर 1, पता नहीं है क्या है उस्मान, साथ लिखो भी। कह रहे हैं सर वी जस्ट रिसीव दीज 2 फाइल्स। सर कहां से रिसीव हुई है भाई, ये भी बताओ मुझे। दुआ अमन खान कहती हैं स्प्राइट और पैनाडोल पाकिस्तान की नेशनल दवाइयां हैं सर। वाह जी वाह, बिल्कुल ठीक, आई एग्री जी। उस्मान असलम बोल के कहते हैं 2 फॉर एसे, कह रहे हैं जी कि एसे के लिए हमें ये मिले हैं। शजिया नकवी कहती हैं फॉर एग्जांपल सर किसी पॉलिटिशियन का नेम या कोई कंपनी ना लिखें, ऐसी कोई चीज है बैकफायर कर जाती है, जरूरत क्या है? अच्छा जी, जिस पॉक माय बात समझ आ रही बेटे आपको? जी सर। अरे बड़ा सोच के बोलती है, खैरियत है? सर मैं वो टॉपिक ढूंढ रही हूँ, तो मटेरियल फॉर हैंडलिंग एन एसे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, ये वाला है, कोई आर्गुमेंटेटिव एसे का तो नहीं है ये? कोई ऐसा टॉपिक आपके पास है जिसमें डबे डबे बने हो? लेक्चर 2 में अहमद शाह कह रहे हैं, लेक्चर 2 में अहमद शाह कह रहे हैं आर्गुमेंटेटिव एसे की एग्जांपल है, बट टाइप्स ऑफ एसे का नोट्स नहीं है लेक्चर 1 और 2 में। टाइप्स ऑफ एसे तो भाई मैंने लिखवा दिया, अब उसको क्या करने हैं। अच्छा जी, हसान अहमद कह रहे हैं लेक्चर 2 पेज 12। सर मिल गया।
मिल गया? जी सर। मुबारक। ठीक है जी। अच्छा, मिसबाउल एन मेरी बेटी क्या कह रही है जी? वो कह रही है सर प्लीज किसी एक स्टूडेंट को कह दें कि ये एसए के नोट्स मुझे शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप पे प्राइवेसी लगी हुई है, और सर मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है। अच्छा, अब ये कैसे फिर सेंड करेंगे बेटे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में? जी मुझे बता दें आप ये मिसबाउल एन कि कैसे शेयर करें आपके साथ। कोई भी स्टूडेंट किसी को भी कहे तो कोई भी कर देगा। सर आई टोल्ड दिस वन, पहले भी। इकरा जैनब कह रही है भाई इकरा ने पहले जब बता दिया था पहले तुम्हें समझ नहीं आई थी सारों को? इकरा कितनी सख्त है इस मामले में। लो जी, हसान अहमद कहते हैं मुबारक। जी 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 जी। सर ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है, टेबल बना हुआ है, बॉक्सेस, फिर नीचे थीसिस है, तो फिर ये नीचे क्लेम 1, क्लेम 2, क्लेम 3, मतलब बाकी 6 तक क्लेम्स डाल रहे हैं, तो हमने ये सारे क्लेम्स थीसिस स्टेटमेंट के एक ही पैराग्राफ में लिखने ना? नहीं मेरे बेटे देखो मेरी बात सुनो, इंट्रो खत्म हुआ जिसमें हमने स्टैंड्स भी ले लिया, ओके? ठीक है ठीक है। पैराग्राफ चेंज हुआ, हमने लिखा क्लेम, क्लेम कर दिया, ठीक है? उसके बाद क्लेम का हमने जो है वो अगले पैराग्राफ में एविडेंस दे दी। उसके बाद हमने अगले पैराग्राफ में क्लेम का अपोजिंग व्यू दे दिया। उसके बाद अगले पैराग्राफ में हमने अपोजिंग व्यू का हमने रेफ्यूटल दे दिया। फिर हम अगले पैराग्राफ में गए कि अनदर क्लेम विच कैन बी मेड इन दिस रिगार्ड इज, दूसरा क्लेम कर दिया, ठीक है जी? फिर दूसरे क्लेम का हमने एविडेंस दे दी, ठीक है ठीक है? हाँ जी, हेलो जी सर। फॉग में शोर कौन मचा रहा है पहले तो ये बताओ? सर शोर? सर बिल्ली। बिल्ली है? जी सर। ये पाली हुई है बिल्ली? जी सर पाली हुई है। कौन सी बिल्ली है ये? श्यामी बिल्ली है? सर पर्शियन कैट है। पर्शियन कैट, वो व्हाइट वाली जो होती है? जी सर, लेकिन मेरी वाली ग्रे है कलर में। ग्रे कलर में, किसी और कलर में नहीं है? नहीं सर, ग्रे कलर में है। क्यों? मतलब कोई ग्रीन रंग की हो तो बड़ी अच्छी लगे। नहीं सर, ग्रीन में तो नहीं देखी, ग्रे में होती है, व्हाइट में होती है, गोल्डन ब्राउन में होती है। नहीं कोई और रंग भी दिखाओ ना, कोई ग्रीन हो जाए, पिंक, पिंक में दिखाएं। सर सर चूजे तो नहीं है वो। कोई ऑरेंज बिल्ली दिखा दो हमें, मतलब हम बोर हो गए ना यार बिल्लियों को रंग देख देख के। देखो ना बिल्लियों में वैरायटी कोई नहीं आ रही, ठीक है? कोई और तरह की बिल्ली हो तो मजा आएगा। ट्राई करा देगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, क्या नाम है इस बिल्ली का? सर मूजो। क्या नाम है? मूजो। नुजत? मूजो। अच्छा मैंने मोजो, अच्छा उस्मान मुगल साहब बता रही जी मोजो। बेटे तेरे से किसी ने पूछा तेरा कोई तल्लक है इस बात से? उस्मान हर बात में तक करते रहे। अच्छा जी, बिल्ली के नाम है मोजो, ठीक है जी? जी सर।
चले अब हम आपसे मोजो का हाल भी पूछे। मोजो क्या खाती है बेटे? सर वो कैट फूड खाती है अपना। यानी बिल्कुल वेली है, इसे खाने पीने के लिए कमाना कुछ नहीं पड़ता है ना? सर कमाना सर इतना नहीं आती एक्सपेंसेस, मगर फिर भी आती हैं। अच्छा चले ठीक है। जी चले सर। जी, आप अपनी बिल्ली के साथ खुश रहें जनाब, इसको आप खेलती रहा करें, इससे टाइम जाया करती रहा करें। मोजो का जोड़ा है या Thank you. सिर्फ एक मोजा है? अच्छा मोजे नहीं भाईजान, मोजे नहीं है भाई, मोजो है। मोजे हैं ये कोई। अच्छा जी, तो बेटे आपने परेशान नहीं होना, स्वाभाविक में खटे पेंडू लोग हैं, इन्हें बेचारे क्या पता इनको, ठीक है? ये सारी जिंदगी बेचारे कामों की, कुत्तों की, सादों की, इन्हें क्या पता मौजू क्या है। ये तो एक ज्यादा पाले तो गली में कुत्ता पकड़ के पाले, उसे टागर, हेलो टागर, टागर आजा टागर, ये वो। आपने परेशान नहीं होना, आप मौजू को खिलाएं मुफ्त के खाने बेशुमार, ठीक है? जी सर। ओके जी। मैं यार मुझे काम की बात करने तो किधर लगा देते हो? अच्छा मैं क्या कह रहा था, ये सेट कंप्लीट हो गया जी आपका? जी सर। ओके, तो आगे है एनालिटिकल थीसिस, इसके बारे में 2 जुमले लिखिए। every essay is analytical essay. Every essay is analytical essay, but either it will be analytical expository, या इसे बिल्ली को भगाओ यहां से, शोर मचा रही है, मोजो भाग जा, हट खुश मोजो। अच्छा, एनालिटिकल एक्सपोजिटरी या ये होगा एनालिटिकल आर्गुमेंटेटिव। ईदर इट विल बी एनालिटिकल एक्सपोजिटरी और एनालिटिकल आर्गुमेंटेटिव। अच्छा जी, अगला जुमला लिखिए लाइन चेंज करके। इफ द राइटर हैज टू मेक द एनालिसिस, if the writer has to make the analysis for making the given topic then it is, तारा खान बेटे अभी रिपीट करता हूं। तारा पहले बेटे बात की है कि जो आर्गुमेंटेटिव एनालिटिकल थीसिस है वो हर ऐसे ही दुनिया का, मैंने कहा इट इज एनालिटिकल थीसिस, बट या वो एनालिटिकल एक्सपोजिटरी होगा या एनालिटिकल आर्गुमेंटेटिव होगा। तो आगे मैं लिखवा रहा हूं कि इफ द राइटर हैज टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ हिज एनालिसिस देन इट विल बी एक्सपोजिटरी, एनालिटिकल एक्सपोजिटरी। यानी अगर उसने गिवन स्टैंस को साबित करना है एनालिसिस कर करके तो इसका मतलब है वो एनालिटिकल एक्सपोजिटरी होगा। और इफ ही हैज टू प्रूव हिज ओन टेकन स्टैंस, if he has to prove his own taken stance with the help of analysis, then it will be analytical argumentative। ठीक हो गया जनाब? कहां है, को मेरे साथ कौन है? स्पॉक भाई है जी। स्पॉक भाई ठीक हो गया? कहां गई? हेलो, ऑफलाइन। जल्दी मिलाए जी, सैयद हैदराबाद साहब से मिलाए, उनसे मेरी बात ही नहीं हुई जी। अहमद शाह बेटे लास्ट रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस कि इफ द राइटर हैज टू प्रूव हिज ओन टेकन स्टैंस, खुद जो स्टेप्स लिया है, विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस देन इट इज एनालिटिकल आर्गुमेंटेटिव। जी मायरा रेशम आ गई, कहती सर कैन वी राइट द सेंट्रल आर्गुमेंट थीसिस लाइक दिस?
Although foreign aid acts as an injection to the economy, but countries should shy away from it because it damages economic stability in long run. नहीं, ये मारिया ये दो तरफा स्टैंस हो गया ना। मतलब आपने ये नहीं कहा कि फॉरेन एड नहीं लेनी चाहिए, आपने कहा शॉर्ट टर्म के लिए ले लें, लॉन्ग रन में नुकसान पहुंचाएगा आपको। नहीं, ये बात ऐसे नहीं करे। क्लियर बात क्यों नहीं करते आखिर आप? यस नो, मुझे समझ नहीं आती कि एक स्टैंस लेना, जिस तरह ये हमारे जो कहाँ हैदराबाद आ गए। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसा बेटे, ठीक है? अल्लाह का शुक्र से ठीक ठाक। एक स्टैंस लेना है। हैदराबाद समझ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आ रही है तो सर, आवाज नहीं आ रही? एक स्टैंस लेना, दो नहीं लेने कि ये भी और वो भी, कि जी शॉर्ट टर्म के लिए ले ले, लॉन्ग टर्म के लिए ना ले। नहीं, वही बात खत्म। यस और नो, राइट। अच्छा जी, तो हैदराबाद ये मेरे बेटे क्लियर हुई है कहानी अब तक की? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गई सर। ओके, तो मुझे हैदर बताओ, वो 10 चीजें मैंने आपको लिखवाई हुई थी बेसिक्स की, जिनमें स्टिक टू द बेसिक्स था, पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू किया था, टेंसेस थे, वोकैबुलरी थी, सेंटेंस फॉर्मेशन थी, वो हो गया? यस सर, बिल्कुल। थीसिस हो गया आज? यस सर, हो गया। तीसरा था सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, याद आया? यस सर, बिल्कुल आया सर। इसके अंदर था रीड द क्वेश्चन पेपर अगेन एंड अगेन, यस सर। लिस्ट आउट द टॉपिक्स यू नो, और था फाइंड आउट द टास्क वर्ड्स। डन हो गया था ये? यस सर, बिल्कुल। चौथा क्या था? वो भी मेरे सामने नहीं है सर, मैं भी लिख रहा था सर, वो नोटिस रजिस्टर में। अच्छा, देख बेटे, सामने आ सकता है, पास है रजिस्टर में? यस सर, आ सकता है सर। हमने कहा नंबर 4 देख, हमने डिस्कस किया था हाउ टू प्लान योर एसे। जी यहाँ पे लिखते जाएं साथ साथ, प्लान ये कर लिया था ना हमने, नंबर 4 हाउ टू प्लान योर एसे। अच्छा, यस नो लिखें ताकि मैं आगे चलूं। आउटलाइन ऑफ एन एसे भी कर ली थी अहमद शाह बेटे, आउटलाइन ऑफ एन एसे कर ली थी हमने। उस्मान मुगल कहते हैं यस, मोहम्मद अमीर कहते हैं हाउ टू मेंटेन कनेक्टिविटी पे जाना था हमने। लैंग्वेज ऑफ एन एसे कर ली थी कि नहीं की थी, पता नहीं यार। होए होए, आउटलाइन ऑफ एन एसे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू हैंडल द आउटलाइन साइमल्टेनियसली थ्री प्लेसेस पे, ये बताया था कि नहीं? अच्छा, हसान अहमद कहते हैं जी पॉइंट 4 तक की है, फिफ्थ हो गया है आउटलाइन तक। अहमद शाह कहते हैं आउटलाइन तक कर लिया हमने। हैदराबाद बेटे आउटलाइन हमने डिस्कस की थी, तक कर लिया सर, आउटलाइन नहीं की थी सर मेरे ख्याल में सर। आसान कह रहे हैं नहीं हुआ भाई। अच्छा जी, उस्मान रमोल कहते हैं वी डिस्कस इट इन 10 बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एसे। ओहो, जैसे 10 बेसिक्स था, आपने वो पेपर का सिनेरियो सर क्रिएट किया था, हॉल का, उसके बाद कह रहे हैं हो गई है सर। तो जहाजिब खान बेटे ये बताओ कि आउटलाइन में हमने ये देखा था कि हाउ टू हैंडल एन आउटलाइन 3 डिफरेंट प्लेसेस पे इकट्ठी रख के, जो मैंने दिखाई थी आपको। आगा साहब कहते हैं नो सर, दुआ कहती है नो सर। ओके, तो हम फिर आउटलाइन से बात स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ओके, आउटलाइन से बात स्टार्ट करें। डन हो गया हैदर? यस सर, बिल्कुल। ओके, लिखें जी आउटलाइन के बारे में। व्हाट इज आउटलाइन? लिखें, आउटलाइन इज द कंटेंट पेज ऑफ योर बुक। लिखते जाए, मैं जरा बैठा हूं साइड पे। आउटलाइन इज द कंटेंट पेज ऑफ योर बुक। दूसरी बात देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटलाइन। Every point written in the outline is required to be justified in the main essay. Every point written in the outline is required to be justified in the main essay. अच्छा जी, अगली चीज लिखिए, लेंथ ऑफ एन आउटलाइन मिनिमम 1.5 पेजेस, मैक्सिमम अप टू 3। मिनिमम 1.5 पेजेस, मैक्सिमम अप टू 3।
अगली चीज में है जी हैंडलिंग ऑफ एन आउटलाइन। हैंडलिंग ऑफ एन आउटलाइन, इससे पहले एक जुमला लिख लीजिए कि वेयर एवर द आउटलाइन इज फिनिश्ड, वेयर एवर द आउटलाइन इज फिनिश्ड, immediately move to the next page, immediately move to the next page for starting the essay. Full stop. No matter if the outline has just consumed one line of the page. Still, you are required to start the essay from the next page. जी हैदर शाह जी, ये बात समझ आ गई हमें? यस सर, आगे बिल्कुल सर। चाहे एक लाइन कंज्यूम हुई हो उस पेज की आउटलाइन में, हमने आउटलाइन जिस पेज पे खत्म की है वहां से ऐसे लिखना कभी शुरू नहीं करना, हमेशा नेक्स्ट पेज पे चले जाना है ऐसे स्टार्ट करने के लिए। तो आइए चीजों को फाइनलाइज करते हैं। आउटलाइन तक पहुंचे तो आगे लिखा हुआ है हैंडलिंग ऑफ एन आउटलाइन, हैंडलिंग ऑफ एन आउटलाइन। तो देखें, ये 3 जगहों पे रख के हम इसको डील करेंगे आउटलाइन को। ये पहला पेज है जी, ये दूसरा है जी, ये लास्ट वन है जी, लास्ट पेज। ये जो लास्ट पेज ऑफ द शीट है ना जी, इसके ऊपर कंपनी की मशहूरी के लिए हम रफ वर्क भी लिख देते हैं, रफ वर्क। लास्ट पेज है, दिस इज द पेज विच इज सपोज टू डिसाइड अवर फ्यूचर। ये जो पहला पेज है, कौन कह रहा है आवाज नहीं आ रही? दाऊद कह रहे हैं आवाज कम आ रही है भाई, दाऊद साहिब। ये पहला पेज है जी, जहां पे हमने रोल नंबर लिखा था उस दिन। हैदर याद आ गया? यस सर, बिल्कुल याद आ गया। यहां पे उसने क्या लिखा हुआ था हमारे लिए? वार्निंग सर, वार्निंग, धमकियां कि ब्लू ब्लैक इंक के अलावा कोई इंक इस्तेमाल न करना, टांगे छोड़ दूंगा रे वरना क्या। अच्छा जी, और क्या कहता है? कहता है छत से उठा कर नीचे फेंक दूंगा अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाने की कोशिश की तो, नीचे फेंक दूंगा छत से उठा के। इस पे लानत भेजी। अब क्या करना है? स्टार्ट करना है। आउटलाइन हमने हैंडल करनी है। कैसे करनी है? मैं कह रहा हूं 3 तरीकों, 3 जगहों पे साइमल्टेनियसली हैंडल करनी है, 3 स्टेप्स पे। पहले सबसे ये रफ में बनाएंगे यहां बैठ के हम, इंट्रोडक्शन। लो जी, बहुत ही डेलिकेट काम आ गया है, पूरे ध्यान से हैदर शाह जी सुने मेरी बात। यस सर। ये आ गई जनाब प्रेजेंट सिचुएशन, जो भी हम हेडिंग बना रहे हैं वो आती जा रही है जी। फिर आ गया जी जेनेसिस, फिर आ गई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर आ गया जनाब एफर्ट्स, फिर आ गई जी सजेशंस, और फिर आ गया जी कंक्लूजन। ये बन गया जी लॉजिकल सीक्वेंस। लास्ट पेज ऑफ द शीट पे हमने ये बनाया। अब हमने करना क्या है? यहां से ऐसे हमने स्टार्ट करना है। जो भी टॉपिक हमने डिसाइड किया है,
फॉर एग्जाम्पल हमने टॉपिक यहां पे डिसाइड किया है कि रीजन डज नॉट अप्लाई टू एनीथिंग इन दिस कंट्री। ये टॉपिक लिख दिया। इसके नीचे यहां हमने लिखा आउटलाइन। आउटलाइन में मैं पहले यहां पे लिखूंगा इंट्रोडक्शन। समझते जाएं क्या होने लगा। यहां से मैं ये इंट्रोडक्शन और इसके ये 4 बुलेट्स उठाऊंगा। इंट्रोडक्शन लिखा, उसके नीचे मैंने ये 4 बुलेट्स जो थे इसके बनाए हुए वो मैंने लिख दिए जनाब। ये 4 बुलेट्स लिख दिए और इनको यहां पे जब पहुंचूंगा इस पेज पे तो यहां पे लिखूंगा एस से। ये लिख दिया जी एस से, ताकि उसे पता चले यहां से बंदा ऐसे स्टार्ट करने लगा। यहां से मैंने ये 250 वर्ड्स लिख दिए इसके इंट्रो के। जो 4 बुलेट्स लिखे हुए ना हैदर। यस सर, बिल्कुल इंट्रो के सर। इनका मैंने 250 वर्ड ये लिख दिए जी इंट्रो के। 250 वर्ड्स। फर्ज करें मेरे 250 वर्ड्स जो है वो यहां पे खत्म हो गए जी। ये खत्म हो गए। ठीक है हैदर? ठीक हो गया सर। अब अगला स्टेप क्या है कि मैं यहां से ये प्रेजेंट सिचुएशन की हेडिंग और इसका पहला बुलेट उठाऊंगा। तो ये मैंने आके नीट आउटलाइन में लिखा प्रेजेंट सिचुएशन। ये मैंने लिखा पहला बुलेट। यस सर। और यहां मैंने इसको कर दिया एक्सप्लेन। ये जनाब, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहला पैराग्राफ। ये जी हैदर मेरा पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा हैदर, अब मैं यहां से ये दूसरा वाला बुलेट उठाऊंगा। जी सर। इस दूसरे वाले बुलेट को मैं यहां पे लिखूंगा नीट आउटलाइन में और एक पैराग्राफ में इसको यहां एक्सप्लेन कर दूंगा। लो जी, बड़ा ध्यान रखें, मैं सारे हालात बदलने लगा हूं, जज्बात बदलने लगा हूं, सारा माहौल बदलने लगा हूं। ध्यान रखें, जब मैं ये दूसरा पॉइंट लिख रहा था तो उसी वक्त मुझे याद आया कि यार एक और बहुत अहम पॉइंट है, वो तो मैंने लिखा ही नहीं। हैदर, डज इट हैपन और नॉट? यस सर, बिल्कुल होता है सर। लिखते लिखते आपको कोई नया पॉइंट याद आ जाता है। अगर तो आप पहले ही नीट आउटलाइन बना चुके होंगे, अब आप उसको उसमें शामिल नहीं कर सकते, कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग इज अ फॉरबिडन आइटम। तो आपने अगर इस तरीके को फॉलो कर रहे हैं तो जो नया तरीका, नया बुलेट जहन में आया है, असूलन तो इस वक्त इस बुलेट 3 की बारी थी हैदर, इसी की बारी थी ना। लेकिन इस पे वक्ती तौर पे लानत भेज दें, ठीक है। और जो नया बुलेट जहन में आया है उसको पहले यहां पे ये नया बुलेट मैंने लिखा और इस पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन कर दिया। ओके हो गया इधर? यस सर, अब समझ आ गया। ये जनाब नया बुलेट जो जहन में आया था उसको मैंने यहाँ पे रख के एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं मजे से ही जिस पे वक्ती तौर पर लानत भेजी थी ना, इस बुलेट को उठाऊंगा, तीसरे को, इसको यहां पे लिखूंगा और यहां इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ध्यान रखें क्या होने लगा। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेन करते करते मुझे अचानक ख्याल आया कि यार ये जो मैंने बुलेट अगला तीसरे के बाद चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, चौथे वाले की बजाय ये जो आखिरी लिखा हुआ है ना, 5वां, इसकी रेलिवेंस बनती है इसके साथ फौरी तौर पे। तो मैं बजाय इसके इस पैराग्राफ के बाद ये चौथा वाला बुलेट उठाऊं, इसको छोड़ दूंगा वक्ती तौर पे, 5वां वाला उठाऊंगा, उसको यहां पे लिखूंगा नीट आउटलाइन में, यहां उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हैदर, समझ आई बात आपको? यस सर, बिल्कुल अपने हिसाब से रेंज कह रहे हैं आप सर। हाँ जी, सीक्वेंस ताकि खूबसूरत रहे कि जिस चीज का जहां तलक बन रहा है वो वहां पे आ गई है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके का फायदा क्या है, थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज तो है, लेकिन ध्यान से सुने कि एक तो ये कि ऑल द टाइम
स्पॉक में खटक पता नहीं क्या कह रही है, ध्यान से बात सुनो, मैं भी आपके बात का जवाब भी देता हूं। ऑल द टाइम यू रिमेन विद इन योर एसे, एसे से राइट लेफ्ट हो ही नहीं सकते आप। ऑल द टाइम यू आर विद इन द एसे, एक एक पॉइंट एक एक बुलेट देख के लिख रहे हैं। जहां पे सीक्वेंस गलत होने लगा था वो भी आपने अचानक ठीक कर लिया, जहां पे लिखते लिखते कोई नया पॉइंट जहन में आया था वो भी आपने नीट आउटलाइन में डाल दिया। अच्छा जी, और तीसरा फायदा सुनिए इसका कि आप जब ऐसे लिख रहे हैं तो ये तरीका आपका पूरा करियर बचा लेता है। कैसे बचा लेता है? इस तरह बचा लेता है कि आपको ये, अगर आपने नीट आउटलाइन में पहले ही 11 सजेशन बना लिए हुए हैं, जज्बाती हुए थे आप, तो याद करें हैदर फार्मूला क्या कहता है कि एवरी पॉइंट रिटन इन द आउटलाइन इज रिक्वायर्ड टू बी जस्टिफाइड इन द मेन एसे। यस यस सर, बिल्कुल, यस सर। ओके, तो अब हमने हर पॉइंट जो आउटलाइन में लिखा है वी हैव टू एक्सप्लेन दैट एटलीस्ट इन वन रीजनेबल पैराग्राफ। तो जब हम ऐसे लिखते लिखते सजेशन तक पहुंचे तो फर्ज करें कि 11:35 है, 35। हैदर, पेपर खत्म होने में कितना टाइम है? सर 15 मिनट्स है। 25 सॉरी सर, 25 25 मिनट रह गए ना, ठीक है। और हमने 2 सेगमेंट्स कवर करने हैं, कौन कौन सा? एक सजेशंस का, एक कंक्लूजन का। यस यस सर, बिल्कुल सर, 2 रह रहे। कंक्लूजन पे हमें कमांड है वो हम 10 मिनट में लिखते हैं, तो सजेशंस के लिए कितना टाइम बचा? 15 मिनट सर। 15 मिनट रह गए जी सजेशंस के लिए। फिर सुने, 25 मिनट टोटल बाकी हैं, हमने 2 सेगमेंट्स कवर करने हैं, सजेशंस और कंक्लूजन। तो सजेशंस हमें पता है, कंक्लूजन हमें पता है, हम 10 मिनट में लिखते हैं आखिरी, तो सजेशंस के लिए 15 मिनट बच गए। 15 मिनट में अगर हमने नीट आउटलाइन पहले ही बना दी हुई है और 11 सजेशंस लिखे हुए हैं, तो फिर आप भूल जाएं कि आप 15 मिनट के अंदर अंदर 11 सजेशन, एक एक पैराग्राफ, 11 पैराग्राफ लिख लेंगे। नॉट पॉसिबल। है दैट राइट? यस सर, बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, फिर चालाकी लगाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, वो जैसे यहां बुलेट में लिखे हुए सजेशन वहां भी लिख देते हैं। तो असूल क्या कहता था कि एवरी पॉइंट रिटन इन द आउटलाइन इज रिक्वायर्ड टू बी जस्टिफाइड इन द मेन एसे। तो यहां पे बाजी हम हार गए, ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर हम इस तरीके को फॉलो कर रहे हो, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से सजेशंस के जो 11 रफ में हमने लिखे हुए हैं, इसमें से कोई से 5 या 6 सजेशंस उठाएंगे, उनको नीट आउटलाइन में लिखेंगे और 2.5 मिनट के 2.5 मिनट में एक रीजनेबल पैराग्राफ छोटा सा उन पे लिख के उन्हें जस्टिफाई कर देंगे। हैदर, समझ आ गई बात? यस सर, आगे बिल्कुल सर। तो 11:50 हो गए। बिल्कुल सर। अब क्या करना है हैदर? कंक्लूजन लिखना है। यस सर। तो मजे से आप 9-10 मिनट में कंक्लूजन लिखे, पेपर खत्म करके उसके हाथ में पकड़ाएं। को जी थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। यस सर। हो कोई बात समझ में आती है भाई? अब स्पॉगमाई का सवाल पढ़ते हैं जी। वो कहती हैं बुलेट नीट आउटलाइन में लिखने हैं जस्ट और वी एक्सप्लेन इट। पता नहीं इसका क्या मतलब है। मैंने जो मतलब समझा है कि बुलेट आउटलाइन नीट आउटलाइन में लिखने है कि नहीं, तो उसका जवाब बेटे ये है कि बुलेट नीट आउटलाइन में, देखिए मैंने आपके सामने बनाई है आउटलाइन, वाज़े तौर पर बुलेट लिखे हुए हैं इसमें। अच्छा जी, अहमद क्या कहते हैं, व्हाई डोंट वी लीव द फर्स्ट 2 पेजेस एम्प्टी एंड राइट द नीट आउटलाइन ऑन देम आफ्टर राइटिंग द होल एसे। ना जी ना अहमद शाह, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल हैफहैज़र्ड हो जाएंगे, कहीं से कहीं घूम जाएंगे आप एसे में। पहले स्केच बनाते हैं फिर एसे लिखते हैं, ये गलती कभी ना करना अहमद शाह को कह रहा हूं, ये गलती कभी ना करना बेटा कि पहले पूरा एसे लिख दे, उसके बाद उसको देख देख के आउटलाइन बनाए। कुछ लोग करते हैं ऐसे, पहले 2-3 पेज खाली छोड़ते हैं, पहले 2-3 पेजेस खाली छोड़े, लेकिन कैसे, लास्ट पेज ऑफ द शीट पे स्केच जरूर बनाया हो, क्योंकि विदाउट मेकिंग द स्केच आप कभी ठीक चल ही नहीं सकते, राइट लेफ्ट हो जाएंगे, हैफहैज़र्ड हो जाएंगे। हैदर, समझ आ गई बात आपको? यस सर, बिल्कुल सर। हफ्सा कहती हैं सर थीसिस स्टेटमेंट, आगे सवालिया निशान है, पता नहीं इसका क्या मतलब है। अगर पूछनी है कहाँ लिखनी है, तो मैं कह रहा हूँ जी इंट्रो में लिखनी है। अगर आप पूछ रही हैं कि आउटलाइन में लिखनी है या नहीं लिखनी है, तो इसका जवाब मैंने पहले भी दिया था। कुछ लोग आउटलाइन में लिख देते हैं थीसिस स्टेटमेंट का 1, 1.5, 2, 2.5 जुमले, कुछ नहीं लिखते। मेरे ख्याल में नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ मेंशन कर देना चाहिए कि इस बुलेट के बाद वहां पे थीसिस स्टेटमेंट आएगी मेरे मेन एसे में। मुस्तफा इमरान कहते हैं लिखने हैं सर, एक्सप्लेन तो एसे में होंगे ना, पता नहीं क्या कहते हैं। मोहम्मद अमीर हमजा कह रहे हैं
कि sir you have probably answered this before, but just to confirm, is the outline part of the word count? No, not at all. Outline is a different thing. It has got nothing to do with the total count, total word count of the essay. अच्छा जी, अहमद शाह कहते हैं रफ में बनाए तो होगी आउटलाइन, उसको फॉलो कर लेंगे, ये भी ठीक है, पहले रफ में जरूर बनाए। अहमद शाह, बात आपकी ठीक है। हफ्सा सर प्लीज अनम्यूट मी जी। हैदराबाद बेटे से लेंगे इजाजत और हफ्सा बेटे। सर मेरा एक क्वेश्चन था, सर वो कर लूं सर? एक क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच। जी सर। पूछ तो नहीं रहे कुछ? सर क्वेश्चन था एक, सर पूछ मेरे बेटे प्लीज पहले हैदर का क्वेश्चन लें जी। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जिस तरह आपने बताया कि क्लेम्स जो हम लेंगे अपने, क्लेम 1 लेंगे, देन एविडेंस लेंगे उसका, उसके बाद उसे अपोज करेंगे एंड देन रिफ्यूट। सर मैं ये कह रहा था कि अगर हम क्लेम्स लाइक अपने क्लेम्स हम पहले 2 मतलब 5 6 या जितने भी हमारे क्लेम्स होंगे, अगर हम उन्हें काउंटर कर लें, साथ एविडेंसेस दे दें, तो इज इट पॉसिबल कि एंड पे हम फिर लाइक 1 से 2 या 3 उनकी जो एंटी स्टांस होगा हमारा, जो दूसरे हमारे अपोनेंट्स हैं उनका जो व्यू होगा, और फिर उनको हम रिफ्यूट कर लें, ये पॉसिबल है या ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में चलेंगे सर? ये पैरेलल में चलाएं बेटे, जैसे मैंने कहा है तो बेहतर है, वरना बड़े ना रेपिटेशन बहुत होगी। मतलब आपने क्लेम लिख दिए हैं, उनके एविडेंसेस दे दिए हैं, उसके बाद 9-10 सफ़े गुजर गए हैं, फिर आप कह रहे हैं कि जी वो जो पहले वाला मैंने जो क्लेम किया था ना, उसका अपोजिंग व्यू ये है, तो वो ना बड़ा एक अजीब सी चीज बनेगी। ठीक है, साथ साथ आए सीक्वेंस में तो ज्यादा खूबसूरत चीज बनती है। ओके हैदर, बेहतर, थैंक यू सर। से बात कराएं जी हैदर। थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू, गॉड ब्लेस यू, जीते रहो, सलामत रहो। अच्छा जी, हसन अहमद क्या कहते हैं? नीट के लिए स्टार्ट में 3 पेज छोड़ दें, फिर फॉर आउटलाइन पेपर 5 साथ साथ लिखते जाएं आउटलाइन। हसन अहमद देखो बेटे, जो लास्ट पेज हमने जो स्केच बनाया है, इसके बुलेट्स और हेडिंग समेत लाइनें गिन लें। फर्ज करें 45 बनती हैं सब चीजों के समेत, तो बड़े आराम से आप जो पहला पेज है उसकी लाइनें गिने, जो दूसरा है उसकी गिने। फर्ज करें वो बन जाती हैं 60 बन जाती हैं, तो 45 आपके चाहिए आपको, तो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा बुलेट जहन में आ भी जाएंगे तो 10 12 15 ही आएंगे यार, तो उतनी लाइन खाली छोड़ दो आप, उतना पेज। ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद अहमद क्या कहते हैं? कहते हैं पहले सायरा दिलावर हैं, सर स्केच की पिक सेंड करवा दें प्लीज। ये भी कर देते हैं। मोहम्मद अहमद कहते हैं सर आउटलाइन में बुलेट्स को नंबरिंग दे सकते हैं? यार नंबरिंग ना दें, खुदा का वास्ता क्यों देते हैं? मैंने लिखा था नो नंबरिंग, ठीक है, काटा मारा था ऊपर, खोपड़ी बनाई थी मैंने ऊपर। अहमद शाह कहते हैं इज इट कंपल्सरी टू फॉलो रिवर्स chronological order in essay, like explaining present situation before the historical aspect? We usually explain the historical before the present situation. Not usually, Ahmad Shah. Normally people write present situation first and then they go move towards the historical aspect. तो लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप पहले historical aspect लिखिए फिर present में आए, तो आप गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लिटरेचर का, आर्ट्स का सब्जेक्ट है जी। कहाँ है जी साथ कौन है? हफ्सा है जी। हफ्सा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मेरी बेटी, कैसी हो हफ्सा? ठीक हो? ठीक सर, आप सुनाएं। या आई एम फाइन, थैंक यू। हफ्सा क्या पूछ रही है? सर मैं ये पूछ रही थी कि हम जो है ये मतलब ऐसे में जैसे आपने ये हेडिंग डाले, तो क्या हम इस तरीके से हम अपना ऐसे नीट ऐसे कर रहे होंगे तो उस टाइम हम अपना ये हेडिंग सीक्वेंस जो है इसको फॉलो कर सकते हैं? लाइक हम सजेशन की हेडिंग डाल लें, हम एफर्ट्स की हेडिंग डाल लें, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं अपने नीट ऐसे में? यस सर, नीट ऐसे में सवाल ही नहीं पैदा होता जी। ऐसे लिखे तो बेटे मैंने हेडिंग लिख के काटा मारा था ऊपर, खोपड़ी बनाई थी खतरे की। ये आउटलाइन में बन रही है। ओके सर, आउटलाइन में हेडिंग देंगे आप। ओके सर। ऐसे में तो हेडिंग देनी नहीं ना हमने कोई भी, ठीक है। सही। ऐसे में हेडिंग का काम मेरे बेटी हम किससे लेते हैं? मेन कनेक्टर से। याद आया? यस सर, यस क्लियर। यस सर, आपने नहीं कोई मौजूद शब्दों पाली हुई? नहीं सर, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरी हाउस जॉब भी चल रही है। अच्छा, हाउस जॉब कहाँ से कर रही हो? सर सिविल से। किधर से? सिविल हॉस्पिटल कराची। सिविल हॉस्पिटल कराची से हाउस जॉब कर रही हो? अच्छा, तो बेटे ये जो टीके लगा के, जहर के टीके लगा के डॉक्टरों ने बंदे मारे हैं, वाकई मारे थे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत बात है। अच्छा, ये रूमर्स है। आपने पहला इंजेक्शन जिंदगी में कब लगाया था अफसा? 3rd ईयर में? यस सर, जब मैं 3rd ईयर में हम लोग जब वार्ड स्टार्ट हुए थे तब। तो बच गया था बंदा? यस सर, बच गया था।
कौन सा इंजेक्शन लगाया था उसे? सर निमोनिया का लगाया था। किस चीज का? सर निमोनिया था, चाइल्ड को निमोनिया सर, लंग इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन होता है उसमें बहुत सिवियर। ओहो, अच्छा अच्छा। तो वो बच्चे पे तजर्बा, पहला तजर्बा आपने एक बच्चे पे किया? यस सर। वेरी गुड। चलो अब तो आप काफी तजर्बा हो गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। चलिए जी, मारे बच्चों को, लोगों के बच्चे मारे लगाएं, ठीक है, उन्हें प्रैक्टिस करें अपनी। कोई कुछ कहे तो कोई जी मेरी प्रैक्टिस कर रही हूँ जी, मैं कर सकती हूँ। अच्छा जी। चलें अफसा, एनी अदर क्वेश्चन अफसा? नो सर, थैंक यू सर। ओके, जीते रहो, सलामत रहो, खुश रहो। तो अब बात मेरी करा दें जी, किससे कराएं जी? सायरा दिलावर से बात कराएं, वो कुछ पूछ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही वो क्या पूछ रही है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सायरा कैसी हो बेटा? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? या फाइन। सायरा क्या पूछ रही है बेटा? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो आपने स्केच है ना रफ ड्रॉ किया है, काइंडली इनकी पिक जो सी है वो ग्रुप में सेंड करवा दें, एडमिन के ग्रुप में, वो डिस्कशन ग्रुप में नहीं। और सेकंड बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप प्लीज इसको रिकॉल कर दें एक बार, जो रफ स्केच आपने ड्रॉ किया है सिर्फ इसी को। ये दूसरी वाली बात समझ नहीं आई बेटे। सर ये जो आपने रफ स्केच ड्रॉ किया है, आपसे प्लीज एक बार रिपीट कर दें। ये वाला कि ये वाला? नो, यस दिस वन। ये रफ स्केच है यस बेटा, एग्जैक्टली दिस वन। जो हम बनाते हैं ना नॉर्मली वो। या आई अंडरस्टैंड रफ है, लेकिन ये मुझे नजर नहीं आ रहा है क्लियर। अच्छा, मैं बोल देता हूँ। इंट्रोडक्शन बनाया, नीचे बुलेट्स हैं उसके, खाली बुलेट्स में प्रेजेंट सिचुएशन है, बुलेट्स हैं, जेनेसिस है, बुलेट्स है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बुलेट्स है, कोई इस पे लिखा कुछ भी नहीं हुआ, बस ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। ले जी एडवन इसकी पिक ले जल्दी, बोर्ड की, मैंने फिर कुछ और काम करना है, जल्दी जल्दी पिक ले सर ले। थीसिस स्टेटमेंट कहाँ राइट करेंगे, आपने वो नहीं बताया। क्या करूं थीसिस स्टेटमेंट को? ये सर थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के बाद कहाँ आएगी? इसके बाद, इंट्रो के बाद। इंट्रोडक्शन, यस सर। मैंने आपको बताया तो हुआ बेटा, पैराग्राफ लिखवा के बताया, हुक के साथ उसको अटैच करना है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। कमर्शियल टाइम। सैनिटाइजर लगाइए बार बार, अपनी सेहत को रखिए शानदार और जारी रख सकिए अपना कारोबार। उम्दा सेहत, आपकी सेहत के तलबगार, उम्दा सेहत के तलबगार वजारत सेहत, हुकूमत पंजाब। ओके, डैड कौन है जी? मरियम अवान कह रही है डैड हैं, डेड डेड लिख रही हैं। किसके बारे में लिखा है जी डेड? आपने ये समझ नहीं आई। नया बजर कहती है अनम्यूट मी, इसके बाद, किसके बाद नया बजर? ये चली गई बच्ची, कौन थी? सायरा दिलावर चली गई है। आप बच्ची उससे बात कीजिए, वो जो कह रही है नया बजर कह रही, मेरी बात करें जल्दी। हेलो, जल्दी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नायाब कैसी है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? या आई एम फाइन थैंक यू। मेरी बेटी क्या कर रही है भाई? मैं कुछ नहीं, आज मुझसे बात करें सर। मेरे से बात कर रही है? वाह जी वाह, चलें जी, करें क्या बात करनी है जी? आप करें, आप काम करें, जो आप कॉल पे लेते हैं ना, पिछली बार मैंने मना कर दिया था, इस बार मुझसे करें। बेटे बहुत कम आपकी आवाज आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही। अब आ रही है? जी अब आई आवाज। मैं कह रही हूँ आज मुझसे बात करें सर। Sir, outline should be in bullet points or one-liner statement, or we can write both. Both, जाजिब खान। नायाब, मुझे कुछ नहीं पता मेरे बेटे, आप क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही सर? आवाज अब आ रही है, आप बोलो, ऊंचा बोलो ना। मैं कह रही हूँ सर मुझसे बात करें आज। आपसे कर तो रहा हूँ बात, और कैसे करूँ? अच्छा फिर आप काम कराएं ना आगे। आपका? मैं कह रही हूँ सर अब आप काम कराएं आगे। अच्छा मैं आगे काम करूँ? मतलब आपने मुझे आगे काम कराने की इजाजत देने के लिए बात की है? आपके साथ मैं कॉल पे हूँ, बस ये कहना। ओके फाइन मेरी बेटी, लो जी, मेरी बेटी मेरे साथ है जी नायाब बजर, और हम बात करते हैं जी आगे। अब मैं काम करने लगा हूँ एक
हैरत अंगेज काम, कौन सा काम नायाब? हैरत अंगेज, ना, हैरत अंगेज, हैरत अंगेज। हाँ ये वाला। अच्छा चल ठीक है, तेरे लिए ठीक है। मैं इंग्लिश एस्से की डायग्राम बनाने लगा हूं, ठीक है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, इंग्लिश एस्से की डायग्राम बनाने लगा हूं। देखें, मैं बहुत खुश था। किस बात पे खुश था? कि मेरा एस्से हर जगह से जुड़ा हुआ है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है। ये देखिए, ये मेरा एस्से है, ये इसकी आउटलाइन थी, ये इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स थे, और मैं इस बात पे खुश था कि मेरा एस्से कहीं से टूटा हुआ नहीं है। क्यों टूटा हुआ नहीं था नायाब मेरे ख्याल में? इसलिए कि मैंने मेन कनेक्टर्स के जरिए मेन हेड्स को जोड़ दिया था। याद आया? जी जी। और फिर मैंने माइनर कनेक्टर्स की मदद से जोड़ना होता है पैराग्राफ्स को। तो इससे पहले कि हम एस्से की डायग्राम की तरफ जाएं, एक स्टेप मुकम्मल कर लेते हैं छोटा सा, कि हाउ टू मेंटेन कनेक्टिविटी इन द एस्से। ओके, तो एक पेज को हॉरिजॉन्टल कीजिए और ऊपर हेडिंग दीजिए, हाउ टू मेंटेन connectivity in the essay. How to maintain connectivity in the essay. टाइम से कनेक्टिविटी कायम रखेंगे। किससे कायम रखेंगे नायाब? टाइम 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 नहीं, टाइम से। टाइम टाइम क्या? टाइम टाइम लो जी, टाइम से या प्लेस से, जगह, प्लेस से कनेक्टिविटी कायम रख लेंगे एस्से में, या सिमिलैरिटी से अपने एस्से में कनेक्टिविटी कायम रख लेंगे, या कंट्रास्ट से अपने एस्से में कनेक्टिविटी कायम रख लेंगे, या मॉडिफिकेशन से अपने एस्से में हम कनेक्टिविटी कायम रख लेंगे। टाइम से कैसे कायम रख सकते हैं जी? लिखें, आफ्टर दिस, या लेटर ऑन, या अर्लियर, या इन एंशिएंट टाइम्स, या इन 1960s, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लेस से कैसे चेंज हो जाता है जी? इन अदर कंट्रीज, in other countries, yeah, in South Asia, yeah, in the next room, yeah,
in Pakistan, yeah, in other institutions, etc. etc. सिमिलैरिटी से कैसे आ जाता है? सिमिलरली, या in the same manner, या much of the same applies to, या likewise, या firstly, etc. etc. कंट्रास्ट से कैसे चेंज हो जाता है जी? ऑन द अदर हैंड, या contrary to that, on the other hand, contrary to that, yeah, another school of thought is of the view, मैं आप सो गई है? नहीं नहीं सर। तो बोलती रहा करना कुछ थोड़ा बहुत। अच्छा। लिख रही है साथ साथ बेटा, समझ आ रही है? जी जी आ रही है समझ। That's great. चलो जी, एटसेट्रा। मॉडिफिकेशन से कैसे चेंज हो जाता है जी? नेवरदलेस, nevertheless, however, in addition to that, moreover, instead, rather, etc. etc. ले जनाब, ये है पैराग्राफ्स को चेंज करने का तरीका जिससे हम कनेक्टिविटी कायम रखते हैं। अहमद शाह क्या कह रहा है जी? वो कह रहे हैं, मोहम्मद अहमद कह रहे हैं सर नोट्स में तो ऐसे में बुलेट्स भी बनाई हुई हैं आपने। हाँ जी, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आता उसमें। अच्छा जी, अहमद शाह क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं शी इज सेइंग कि आप कहते थे कि वो बात नहीं करती तो आज उससे बात करें आज। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा याद आया, अब आपके बारे में कह रहे हैं वो। चलें, वेरी गुड जी नयाब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे से बात की। आज तो नयाब बेटी ने बात की जी, हमारी जिंदगी सफल हो गई। उस दिन मैंने मजाक किया था सर। अच्छा अच्छा, मजाक उसके एंड पे इमोजी नहीं बनाई थी, इसलिए वो टोन आपको डिफरेंट समझ आया था। बिल्कुल ठीक बात है जी। मुझे गलत समझ आया था क्योंकि मैं कम फहम इंसान हूं ना। तो अफसा कहती हैं सर थोड़ा सा साइड पे हो जाएं। अगर मैं साइड पे हो गया ना बेटा तो आपका इससे बीच में रह जाएगा। मैं बस ठीक है, अफसा ने कहा मैं साइड पे हो रहा हूँ, ये लो भाई, ये लो मैं गया, ये लो जी साइड पे हो गए। ठीक है जी, लिखते रहो बैठ के मजे से। एडवन भाई इसकी पिक लेके दे दो इनको यार। लो जी साइड पे हो गया अफसा, ठीक है। अहमद शाह यस, आप ठीक कह रहे हैं कि मेजर में भी यूज होते हैं, माइनर में भी। ये जो कनेक्टर्स हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जो ये,
तस्वीर सेंड कर दे बेटा। ले जी, अब आप लोग एक काम करें कि नायाब आप भी यहां आप बोल दें बेशक, और कोई से लोग यहां पे लिखें, जेनेसिस के पॉइंट्स लिखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक क्यों है। सिंपल सिंपल जेनेसिस का एक एक वजह लिखें, कोई अपनी लिखें जनाब, मैं वेट कर रहा हूं। नायाब आप बोलें। अच्छा, जी मुस्तफा इमरान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये जो चार्ट लिख के भेजे उनको मैं पढ़ के बताऊं आपको? आप अपना बोलें। मेल एडमिनिस्ट्रेशन एक हो गया, महक कहती है करप्शन है, बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अच्छा जी, बस जी काफी है, ओके। लिखे जनाब, ये बच्ची जो है नायाब, नायाब देखें जी क्या क्या। ओ भाई बस, वीक इंडस्ट्री है, मारिया कह रही हैं, वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, मोहम्मद अहमद कहते हैं, गना इरफान कहती हैं मिसमैनेजमेंट है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, मुस्तफा कहते हैं लेस जीडीपी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है। देखा जेनेसिस के आप लोग कितने जेनेसिस आपने निकाल लिए इकोनॉमी के। ले जनाब, सबसे पहला जो हमारे पास आया वो, हम बस और ना लिखो यार, लैक ऑफ सॉरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये क्या है नायाब? ये पहला बुलेट है किसका? जेनेसिस का। किस ऐसे का? इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। डन है जी सर। तो लिखे ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, नीचे हेडिंग दीजिए जेनेसिस, और नीचे लिखिए हाउ टू यूटिलाइज द माइनर कनेक्टर्स, हाउ टू यूटिलाइज द माइनर कनेक्टर्स। तो जेनेसिस के बुलेट्स लिखिए। सबसे पहला है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पैराग्राफ जब खत्म होगा तो हम जाएंगे अगले पैराग्राफ में, जो कि बुलेट है हमारा करप्शन का। तो देखें कैसे लिखते हैं। सिमिलरली करप्शन कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड as a major reason for the weak economy of Pakistan. अच्छा जी, ये पैराग्राफ हमने लिख दिया। अगला पैराग्राफ हमारा है जनाब, जो पॉइंट है हमारा वो है, स्क्रॉल डाउन करें यार जरा नीचे से चैट रूम को। हाँ जी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है नायाब? ठीक है सर। तो अगले पैराग्राफ का माइनर करेक्टर लगाइए। इन द सेम मैनर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी has also proved fatal for the economy of the country. ठीक हो गया ना आप? जी सर, ये जो ऊपर आपने बताए हैं उसके अलावा हैं जी। अच्छा, अब देखें कि एक और पॉइंट अगला आ गया जनाब, कि वीक इंडस्ट्री। तो हम क्या कहते हैं जनाब? अगला पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, लिखिए लाइकवाइज वीक इंडस्ट्री has also caused severe damage to the economy of Pakistan.
हाँ जी, समझ आई जी आपको क्या हो रहा है नायाब? यस सर। यानी आप देखें कि हमने, क्योंकि जेनेसिस है ना, एक जैसी चीजें हैं, तो पैराग्राफ जब चेंज करना है तो कोई ऐसा वर्ड लिख देना है जिससे उसे पता चले कि अभी ये वैसी ही चीज बयान कर रहा है। तो ये जो पहले एक दो वर्ड होते हैं माइनर कनेक्टर, मेरा हाथ देखिएगा, ये ऊपर वाले पैराग्राफ को पकड़ लेते हैं जाके, ठीक है, और चेन्स का नेटवर्क कायम रहता है। तो मेरी जो खुशी थी कि मैंने मेन कनेक्टर जुमला, मेन कनेक्टर्स की मदद से मेन हेड्स को जोड़ दिया था, वो उस वक्त अधूरी रह गई थी जब किसी ने मुझे बताया कि जनाब आपका ऐसे तो टूटा पड़ा है जगह जगह से, पैराग्राफ तो जुड़े नहीं हुए आपस में। तो आज मैंने पैराग्राफ्स को माइनर कनेक्टर्स के जरिए जोड़ दिया। ओके, यस सर। ये माइनर कनेक्टर वो दो तीन लफ्ज हैं जो पढ़ते ही पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि अब ये क्या बात करने लगा है। जैसे कि आपने एक पैराग्राफ लिखा कि पाकिस्तान में अयूब दौर में ये हुआ, बेसिक डेमोक्रेसीज बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, इलेक्शन हो गए, वार हो गई, ताशकंद रिकॉर्ड हो गया, फिर अयूब डिफेम हो गया, फिर वो छोड़ के चला गया। पैराग्राफ चेंज किया और लिखा आफ्टर दिस याह्या खान गॉट द रेंज ऑफ पावर। जो ही आपने लिखा ना आफ्टर दिस, ये टाइम से पैराग्राफ चेंज किया आपने, तो आफ्टर दिस ये दो लफ्ज पढ़ते ही पढ़ने वाले को पता चल गया कि अब ये बताएगा कि अयूब दौर के बाद क्या क्या हुआ। समझ आई जी बात आपको? यस सर। तो मुस्तफा इमरान क्या कहते हैं, सर बेसिकली दीज 4 पॉइंट्स आर स्टार्टिंग सेंटेंस ऑफ ईच न्यू पैराग्राफ व्हिच वी विल फर्दर एलैबोरेट इन द एसे। यस ऑफ कोर्स, ये तो मैंने आपको मिसाल देके, मुस्तफा इमरान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, आप मुस्तफा इमरान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई मैंने मिसाल दी है कि इस तरह से चेंज किया था जेनेसिस में। अच्छा, तो अगर बिल्कुल उलट बात करनी हो, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जनाब सिंगापुर में ये होता है, ये होता है, ये होता है, इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी टॉप पे पहुंच गई, सिंगापुर ये करता है, ये कर, पैराग्राफ चेंज किया और पाकिस्तान के बारे में लिखना है, तो आप अब इसको दो तरह चेंज कर सकते हैं पैराग्राफ को, दो तरह के माइनर कनेक्टर से। आप इसको कंट्रास्ट से भी चेंज कर सकते हैं और आप इसको प्लेस से भी चेंज कर सकते हैं। कैसे प्लेस से कैसे चेंज करेंगे कि इन पाकिस्तान दीज प्रैक्टिसेस आर कंप्लीटली इग्नोर्ड, दैट इज व्हाई our economy is not that much strong as the economy of Singapore। नया बात समझ आई आपको? जी सर, जी सर। ये प्लेस से चेंज किया मैंने इन पाकिस्तान करके। अब मैं आपको कंट्राडिक्शन से, कंट्रास्ट से चेंज करके दिखाता हूं इसको। सिंगापुर में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, पैराग्राफ चेंज किया और लिखा कॉन्ट्रेरी टू दैट इन पाकिस्तान सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट। तो कॉन्ट्रेरी टू दैट, ये पढ़ते ही उसको पता चल गया कि अब जो पहले इसने बात की थी उसके बरक्स पे बात करने लगे। ओ, कोई बात समझ में आती है? जी सर, आती है। तो इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा बशर्त जिंदगी नेक्स्ट टाइम जब आपसे मुलाकात होती है, मोस्ट प्रोबेबली कल या डे आफ्टर टू जब भी होती है, तो मैं आपको यहां हम बोर्ड पे रख के एक ऐसे मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, और उसको मैन्युफैक्चर करने से पहले मैं आपको बना के दूंगा एसे की पिक्चर, डायग्राम ऑफ द एसे। मैं क्या कहती है, कहती इफ दीज आर माइनर व्हाट आर मेजर वंस। बड़ी तफसील से महक बेटे मैंने इस पे बात की। मेजर वंस वो है मेरा बेटा जिनको मैंने मेन हेड्स चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया। सुन ले महक ध्यान से, माइनर कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं पैराग्राफ चेंज करने के लिए ताकि पैराग्राफ्स में कनेक्टिविटी कायम रहे, और मेजर कनेक्टर्स जो हैं वो होते हैं जो हेड चेंज होता है। इस तरह प्रेजेंट सिचुएशन से जेनेसिस में गए, जैसे जेनेसिस से आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में गए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से सजेशंस में गए, इस तरह। अच्छा जी, हसन अहमद कहेगा सर इनको कहा करें आपकी क्लासेस कंसेक्यूटिव रखा करें, कनेक्टिविटी टूट जाती है। क्यों मेरे बेटे, गजनी हो जाता है? नहीं रख सकते ना, कनेक्टिव कंटिन्यूस नहीं रख सकते बेटा, बहुत वर्कलोड होता है मेरे पे, ऑफिस का भी बड़ा काम होता है, फिर यहाँ भी रेगुलर क्लासेस भी हैं, मैं बेवकूफ़ी की हद तक मसरूफ आदमी हूँ, तो इसलिए थोड़ा ना आगे पीछे हो जाता है। ठीक है गजनी भाई,
तो अच्छा, मूंगफलियां बेचने के तो अभी गजनी हो जाता, ठीक है। सबसे आसान तरीका भला क्या होता है जी, मैं भूल गया, ओ भाई मैंने चेता ही नहीं रहा जी, मैं भूल गया भाई। तो जब किसी को डांटो, अच्छा जी मैंने याद ही कोई नहीं, मैं चेता ही कोई नहीं रहा, मैं भूल गया। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं अच्छा जी, उसामा कहते हैं हालात गजनी वाले हुए हैं आजकल। अच्छा जी, हसान अहमद कहते हैं ले सर मैं हाजिर। नहीं भाई, तू हाजिर ना हो तो मूंगफलियां दे सारे बैच को, सारे ग्रुप को मूंगफलियां दे, हाजिर ना हो तेरी मेहरबानी, मूंगफलियां दे सबको, ठीक है हसन। लो जनाब, जस्ट किडिंग यार। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई कि जेंटलमैन, व्हाटसोएवर वी हैव ट्राइड टू डिस्कस टुडे, रिपीट इट, कंप्लीट इट एंड कंक्रीट इट एंड नेवर लेट इट नो टू एनीबॉडी एल्स। हाउ सिंपल इट इज। नायाब सो रही है, जाग रही है? जाग रहे हैं सर। हाउ सिंपल इट इज। और सब कुछ क्या है नायाब? आसान। बेकार है। बेकार बस यू पीपल आर प्रेशियस। इतने वेरी वेरी very precious. So try to take good care of yourselves and try to become what, Nayab? the best possible version of yourself. वर्जन नहीं, गाड़ी का मॉडल नहीं आ रहा। बेस्ट पॉसिबल sons or daughters of your parents. See you all next time. Keep flying and enjoying it. Salman Kazmi signing off. Thank you very much. Dafis.